Hi everyone, welcome to the part 2 of the yesterday's lecture. अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु IAS, which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture, and for complete course watch till the end of the video, जहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. ये एक अच्छा टॉपिक है, दिस इज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स, राइट। ये पर्टिकुलर इंडेक्स एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है जिसको किसी और एजेंसी ने बनाया है, लेकिन इसको अल्टीमेटली जो यूज किया है और जो रिलीज किया है दैट इज योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। सो इन केस अगर आपके पास में सवाल आता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर ऑप्शन में है तो दिस विल बी योर आंसर। अदरवाइज ये स्टडी कंडक्ट किसने करी है वो मैंने आपको नीचे द इंडेक्स जो लिखा हुआ है ना उसमें मेंशन किया हुआ है। So, क्या करता है? इट मेजर्स द कंट्रीज रेडीनेस टू हार्नेस द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, राइट, कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि इन्होंने ना 6 टाइप ऑफ इकोनॉमी को आइडेंटिफाई किया है कि अब जो हमारी इकोनॉमी चलेगी वो कौन से 6 टाइप में चलेगी। तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन चीज़ है ये कि आपकी इकोनॉमी की तैयारी थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएगी इसके बाद में, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेसिफिकली आप ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करना चाह रहे हो। फ्यूचर ट्रेंड के ऊपर बात है ये, और यूपीएससी इसको राइट नाउ पकड़ेगा, राइट। इफ यू टर्न टू द पेज 3, बिल्कुल इसके नेक्स्ट में, तो ये है वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो इसने आइडेंटिफाई करी हैं। एक्साबाइट, वेलबीइंग, नेट जीरो, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस इकोनॉमी, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 6 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी है। प्लस इन्होंने रेडीनेस को पॉइंट आउट किया कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा रेडी हैं इन सारी इकोनॉमीज को टैप करने के लिए, राइट। तो हमारे पार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि हम ये 6 टाइप ऑफ इकोनॉमी को बहुत ब्रीफ में समझ लें, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन में डाल दें, या फिर कौन सा करेक्टली मैच्ड है या फिर कौन सा करेक्टली लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, राइट। आइए बच्चे देखते हैं, इसमें एक एक करके पकड़ते हैं इसको, है ना। कोशिश करना कि आपको अभी समझ में आ जाए और आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, बार बार भूलो ना आप इसको। ऐसा है ये टॉपिक कि अभी दिमाग में घुस जाएगा। ऑलराइट, नंबर 1 लिख लीजिए आप, एक्साबाइट इकोनॉमी। मैं आपको कीवर्ड्स ही दूंगा इसके, ठीक है, स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं खुद ही बता दूंगा। एक्साबाइट अगर आप बहुत आसान भाषा में समझो तो ये डिजिटल इकोनॉमी की बात ही कर रही है। इट इज प्रिसाइसली दैट ओनली कि मैक्सिमम 5G स्पीड्स, राइट, मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइसेस किसके पास में है, राइट, उसको एक्साबाइट इकोनॉमी बोलते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कॉमा IoT। ये बाय द वे इफ अगर आपको यूपीएससी के बाद में पोस्ट वगैरह लेने के बाद में भी चैन नहीं पड़े, जो कि नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आग लग चुकी है ना अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, हैप्पीनेस की तरह है ये। अब आपको बर्थडे पे केक काटना ही है तभी आप खुश होगे, सो यू हैव टू डू समथिंग। तो उसके बाद में आपके पास में 6 इकोनॉमीज का एक उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट, और आप अमीर होना चाहते हैं, जैसे वो पोस्ट वाला हो गया है ना, सलूट बज गए, अब आपको पैसा चाहिए, है ना। तो दीज आर दी 6 इकोनॉमीज जिसको आप आइडेंटिफाई करके अपना अगर फ्यूचर कुछ करना चाह रहे हो, सो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, राइट। कॉमा लिखिए आगे, कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज
becomes affordable and efficient. मेन मुद्दा ये है कि एक्साबाइट इज डिजिटल. अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप इसके अंदर डाल सकते हो, आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वो वट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्साबाइट इकोनॉमी, है ना. तो आप उसमें यही बताओगे कि अब एफिशिएंट होएगा मामला, है ना, और सब चीज़ें इस पर ट्रांसफ़र होंगी, लिमिटेशंस क्या हैं, बातें वही हैं सेम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस कैटेगरीज हैं ये नहीं आइडेंटिफाई करके दी गई हैं आपको कि ये एक अलग से इकॉनमी ही है प्रॉपर. क्या लिखा है अभी हमने लास्ट में? हाँ, बिकम्स अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट. IoT लिख चुके हैं हम, है ना, फुल स्टॉप. और ये सारा ये UN ने दी है कैटेगरीज, बाय द वे. रिपोर्ट ने उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज किया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, डिटेल में गए हैं और कंट्रीज को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर बताया है. बट दीज 6 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, दीज आर गिवन बाय UN ओनली. UN की रिसर्च के थ्रू ही है ये, और UN ने ही ये 6 टाइप ऑफ इकोनॉमी को आगे रखा है, राइट. एक UN का डेटा भी है इसके, एक लाइन में लिख लीजिए इसी के साथ में. डेटा एंड कनेक्टेड डिवाइसेस will drive an estimated total economic value, will drive an estimated total economic value of up to $8 trillion. By the way, $8 trillion को लिखने का ना एक शॉर्ट तरीका भी होता है, $8 एंड देन TN, स्मॉल TN. तो अगर कभी पेपर में देखने को मिले कि TN लिखा हुआ है, दैट मीन्स ट्रिलियन ओनली, राइट. बाय 2025, विच में सीम फार, बट ये अगले साल है, राइट. जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव. इस एज में आके ना जब आप जैसे कॉलेज पार करते हो, फिर साल ऐसे हो जाते हैं पैक्ड से कि आप अभी भी आई थिंक 2020 के आसपास ही होंगे आपके मेंटली, तो आप कि 20-21 चल रहा होगा, है ना. तो आइए बच्चे, नेक्स्ट कौन सी है? वेल-बीइंग इकोनॉमी. फोकस ऑन हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रिवेंशन सही से नहीं लग रहा, हेल्थ कॉमा डिजीज प्रिवेंशन एंड वेलनेस. कोई होगा इसका भी मतलब ऐसे? UN के ऑफिशियल साइट पे हेल्थ प्रिवेंशन ही लिखा हुआ है, बट मतलब इसका यही है बच्चे, एंड वेलनेस. लिखिए, इट इंक्लूड्स that interest in physical and mental well-being, interest in physical and mental well-being is set to grow considerably. तो मतलब अगर आप एक चुगली हेल्पलाइन खोल दोगे कि लोग अपने मन की भड़ास निकाल सके, तो आप करोड़पति बन सकते हो, राइट. हाँ, कुछ वैसी सी बात है ये. अच्छा, इन्होंने मतलब इफ यू सी ना कि अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है. कोरोना के बाद में आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि दैट नाउ पीपल आर वैल्यूइंग लाइफ मोर देन अदर थिंग्स. अब थोड़ा सा आप लोगों के घरों में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब थोड़ा सा कैजुअल सा हो गए हैं चीज़ों को लेके. अब इतना वो मारो मार नहीं होती कि नहीं किया तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये वो. थोड़ा सा शांति पड़ गई है कि मतलब कोरोना में देख लिया है, राइट. डू यू एग्री और नॉट? ऐसे डिसएग्रीमेंट वाले फेसेस दिख रहे हैं मुझे. डिसएग्री करते तो मेरे लिए फ़ायदा है, डिसएग्री करते तो बोल दिया करो,
और मजा आएगा। जो भी बात चल रही है, अगर उस पर आपका कोई अलग व्यू पॉइंट है तो फील फ्री टू स्पीक। जैसे मैंने आपको एक आइडिया प्रपोज किया है दैट नाउ पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट वेल बींग। अब उनका पैसे से फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होकर अब थोड़ा सा वो जीवन को एंजॉय करने पे ज़्यादा हो गए हैं पहले के मुकाबले। अगर आपने कहीं नोटिस किया है, अपने आसपास में ऑब्जर्व किया हो या अपने आप में ऑब्जर्व किया हो, नहीं किए वे मशीन के पुर्जों। अच्छा, आसपास किया है ना, ठीक है। हाँ, ये भी एक थोड़ी मिसकंसेप्शन रहती है। एक ना देयर इज अ डिफाइंड टर्म कॉल्ड सेटलमेंट, पर वो होती कुछ नहीं है। पूछना कभी किसी से, जो आपको लगता है ना कि सेटल्ड है, यू चूज दैट वन। अपने मन से चूज करो कि आपको जो लगता है ना बंदा भी ये सॉर्टेड है, ट्राई टू बी फ्रेंड हिम और हर एंड ट्राई टू आस्क। मतलब देयर इज अ रीजन ना कि वो जो पहले 4 आश्रम्स नहीं होते थे, तो लास्ट में कौन सा होता था? हाँ, क्यों है वो? क्योंकि पहले वाले एंडलेस हैं। आप करने को, अब फॉर एग्जांपल यूपीएससी की तैयारी करते रहो, ये खत्म ही नहीं होगा। आप हिस्ट्री पढ़ने बैठो, यू कैन रीड एन नंबर ऑफ बुक्स। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट एग्जांपल आल्सो। 2021 या 22 में हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया था। वो ब्रिटेन में किसी जो वाले पेपर्स नहीं पब्लिश होते, रिसर्च पेपर्स, उसमें से लाइन उठा के यूपीएससी के पेपर में डाली हुई है। तो आप क्या करोगे? आप सारे रिसर्च पेपर पढ़ने लग जाओगे। इट इज एंडलेस, है ना। तो ये वाली जो पर्टिकुलर इकॉनमी है, जिस वेलबींग इकॉनमी, ये इस कोरोना के बाद में थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा था कि अब थोड़ा सा लोग इजी गोइंग हुए हैं पहले के मुकाबले। पहले ज़्यादा वो होता था, अब पीपल प्रेफर कि अपने शहर के आसपास रहें, फैमिली के आसपास रहें। एक एटीट्यूड में चेंज आया है इसके बाद में, राइट। आप में नहीं आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, गिव इट सम टाइम, राइट। आइए बच्चे, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? नेट जीरो इकॉनमी। ये तो खैर पता ही होगा, इसमें तो क्या ही लिखे है ना, नेट जीरो के ऊपर हम बात कर चुके हैं काफी बार। नेट जीरो इकॉनमी, यही तो हम अचीव करना चाह रहे हैं कि आपकी कोई नेट जीरो इन द सेंस कार्बन एमिशन, कोई भी नेट मतलब कोई भी कार्बन एमिशन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप उसको कैप्चर भी कर रहे हो साथ साथ। नेट इज जीरो, राइट। सो इट इज दैट। नेक्स्ट कौन सी है बच्चे? सर्कुलर इकॉनमी। इसके बारे में भी काफी बात कर चुके हैं, फिर भी आप लिख लीजिए। रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग, रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग विल बिकम मोर मेन स्ट्रीम। रिसाइकलिंग तो समझते हैं आप, हाँ। अपसाइकलिंग इज अ फॉर्म ऑफ रीयूज, राइट। बट इसके अंदर आप ना कुछ और चीज बना सकते हो उसके साथ में, हाँ, राइट। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग के अंदर बस मतलब थोड़ा सा फर्क ये है कि रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स डिस्ट्रॉइंग अ प्रोडक्ट, डिस्ट्रॉइंग द वेस्ट। अपसाइकलिंग के अंदर यू डू नॉट डिस्ट्रॉय अ वेस्ट प्रोडक्ट, यू यूज इट टू मेक सम अदर प्रोडक्ट और यू जस्ट रीयूज इट, राइट। तो रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग में ये फर्क है। अगर लिखना चाहो साइड पे स्टार डाल के आप लिख सकते हो। रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स destroying the waste to make a new product, and upcycling means creating something new directly from it. नेक्स्ट कौन सा बचे? सर्कुलर इकोनॉमी, बायोग्रोथ इकोनॉमी। बाय द वे, बायोग्रोथ इकोनॉमी के ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल लिख चुके हैं। जितने भी हमने सवाल किए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर, आपके एग्रीकल्चर, इसके अंदर सब कुछ सबस्यूम्ड है। आपकी बीटी, कॉटन, एवरीथिंग वो आपकी बायोग्रोथ इकोनॉमी के अंडर है। तो
तो अगर आप आसपास अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है बायो ग्रोथ इकोनॉमी में। तो ये 6 इकोनॉमीज कोई नई इकोनॉमीज नहीं है, ये वही हैं, बस ये कैटेगरीज अलग अलग हैं, राइट। और यूपीएससी घुमाएगा आपको इसके अंदर फॉर श्योर, तो किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपको इसके हिंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी अब यही है, दिस इज द न्यू ट्रेंड, राइट। लिख लीजिए एक्सपीरियंस इकोनॉमी, बायोग्रोथ में लिख लीजिए पहले कुछ। इसको लिख लो, इनोवेशंस इन फूड एंड एग्रीकल्चर। इनोवेशंस इन फूड एंड एग्रीकल्चर। Last is experience economy. Shift towards, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना जरा। शिफ्ट टुवर्ड्स कंज्यूमिंग एक्सपीरियंसेस ओवर फिजिकल गुड। ना, ये आप इसको ऐसे, ये कंज्यूमर बेस्ड है वैसे, इसको ऐसे समझो आप कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपको रादर, हाँ उसमें टूरिज्म एक पार्ट है इसका बाय द वे, राइट, कि आप एक दुकान से जाके आटा तो खरीद के ला रहे हो, लेकिन आप कौन सी दुकान में जाओगे जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, एंट्री से लेके एग्जिट तक का, कि वहाँ पे लेआउट कैसा है उसका, है ना, और बिलिंग कितनी फास्ट है, कि आपका वो चीज़ बाय करने का एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा। इस पे एक केस स्टडी है बाय द वे, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कार ब्रांड कॉल्ड MG, है ना, मॉरिस कुछ ऐसा कुछ, राइट। सो दैट पर्टिकुलर ब्रांड वो आपको एक्सपीरियंस इकोनॉमी पे खेल रहा है। उनके पास जब आप कुछ खरीदने जाते हो ना, तो वो स्टार्टिंग में आपको एक बंदा साइन कर देंगे और वो आपके साथ रहेगा, आपका दोस्त, है ना, आपको पूरा बताएगा, आप गाड़ी में कमी निकालोगे वो साथ देगा आपका कि हाँ ये तो है कमी, पर हम तो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं आपको, राइट। तो आपको हर जगह ये चीज़ में अब धीरे धीरे ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एक चेंज हो गया है। जहाँ जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैटबॉट्स, राइट। कोई भी आपको प्रॉब्लम, कितनी जल्दी इशू सॉल्व होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस इकोनॉमी। आपको एक्सपीरियंस को बेटर करना है किसी भी तरीके से। इट इंक्लूड्स योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, एंड हेंस इफ वी से कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ 3D प्रिंटर, ताकि आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज चीज़ें दे सको, तो इट विल फॉल अंडर एक्सपीरियंस इकोनॉमी, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इन 3D प्रिंटर इसके अंदर आएगा, वो एक्सपीरियंस इकोनॉमी में आएगा, राइट। इसके बाद में आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट पहले ही इन्वॉल्व नहीं था, राइट, तो वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उधर, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस इकोनॉमी। अगर आप उसको बेटर कर रहे हो किसी भी तरीके से, वो यहाँ फॉल करेगा, राइट। यस, तो मतलब इसमें तो वो नहीं आएगा ना कि हम कुछ चीज परचेज करने जा रहे हैं, तो उस टाइम हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, या उस चीज को परचेज करने की बजाय हम कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओ वही कॉम्प्लेक्स हो गया, लास्ट वाला दोबारा बोलो। ओवर सेकंड नंबर पे आ गई प्रायोरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बहुत खराब चीज उठा के ले आओगे, अगर कोई एक्सपीरियंस पहले आ रहा है, कोई MG की सेल्स अभी भी कमी है, एक्सपीरियंस पर उनका बेटर है। ये पर्सनल बात हो जाएगी, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर इट, बट अगर ये है कि सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक जगह एक्सपीरियंस भी अच्छा है और एक जगह नहीं है, लाले की दुकान से खरीदो वो गाली दे देता है, जैसे छोटे शहर में चले जाओ अगर। ओवर लिखा है, ओवर पे देखो, उससे ऊपर, हाँ यस, इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में अगर ये, और इस पे चल रहे हैं काम। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप कि 2 टाइप के जिम्स खुले हुए हैं, राइट,
और एक में बिल्कुल सेम मशीन्स है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक में ना ट्रेनर्स और वो उसको बात करने का तरीका अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, वेयर विल यू प्रेफर टू गो? ये तो बहुत सिंपल सी चीज पूछ ली है मैंने। हाँ बस वही है। अब मैं गाली गुली दे देता हूँ। हाँ आई होप ऐसा नहीं है। हाँ पर यस, एक्सपीरियंस इकोनॉमी, इसको एक्सपीरियंस इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे हमने क्योंकि टूरिज्म अभी आपने नोट किया होगा ना, तो इसमें से हम 2-3 के ऊपर क्वेश्चन, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने टूरिज्म और जीडीपी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया। इसके अलावा हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने रूरल टूरिज्म, वो विलेजेस वाला टूरिज्म के, तो वो यही सब है। इट इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंस टूरिज्म। वो हमने G20 कराया, यहाँ पे बुलाया उनको और अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक आधी कंट्री को नहीं दिया है ना। वो भी पता होगा उनको एडवांस में, इसीलिए नहीं मिलता है। मॉलडीव्स वाला अगर 2 साल एडवांस में कर दिया था, राइट, तो ये एक्सपीरियंस इकोनॉमी का ही एक एग्जाम्पल है, राइट। क्वेश्चन लिख लीजिए, इंडियाज एक्सपीरियंस इकोनॉमी should be the center stage of the mainstream economy. इसको फ्री छोड़ते हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, कमेंट। ठीक है, शॉर्ट रखना, 150 वर्ड्स का ही करना है। ये जहां पे अपने पिछली बार वाले आंसर्स रखे हैं ना, इसके साइड पे रख देना लाके इसको भी, फिर मैं इकट्ठे उठा लूंगा ये और वो। अरे हंस रहे हो यार, जीरो भी नंबर होता है, ठीक है। चलें जी आगे, कोई बचा तो नहीं इसमें से? ये आपको मैच में आएगा, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल बनेगा आपका, राइट, और ये आ सकता है यूपीएससी के अंदर आ सकता है, थोड़ा सा और डेप्थ में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे निकल गया है अभी कि नहीं निकला है? नहीं आया अभी? हाँ, अगर इकोनॉमिक सर्वे में इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आए, उन्होंने कैटेगरीज ऐसे दे दी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, तो विल रीडू इट। एक बार हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है, बट आई डोंट थिंक कि वो डालेंगे इसको भी, कुछ और टर्म जरूर आ सकते हैं। चलें आगे, आ जाओ जी। एनपीएस एनरोलमेंट, नेशनल पेंशन सिस्टम। सो पीएफआरडीए की मेनली 2 स्कीम्स चलती हैं, आप बिल्कुल लास्ट में इसी पेज के ऊपर देखेंगे। दैट इज योर एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड अटल पेंशन योजना, राइट। इन दोनों को हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी डिटेल में आप लोग देख लेना। क्यों प्रोवाइड करते हैं हम पेंशन? सरकार क्यों दे रही है? एक समय पे रिसोर्स थे नेशन का, और सरकार बहुत भावुक होती है, समझती है वो। स्टार्टिंग में उसके लिए, पर अटल पेंशन योजना तो यूनिवर्सल है। यस, नाउ वी आर टॉकिंग। क्योंकि सरकार जिसके थ्रू बाउंड है द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बोला है
हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, राइट? तो यस, तो ये सरकार का काम है ये करना, राइट? सर इवेंचुअली अगर उनका बस चले वो नहीं देंगी, पैसा जा रहा है ना। इवेंचुअली वो लायबिलिटी बनते हैं, मतलब अब हम उनके पास एक जैसे उनको एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना ख्याल खुद रख सके, वरना सरकार को इवेंचुअली ख्याल भी तो रखना ही पड़ता ना जब सेम ही कारण, सेम ही सही आपने आइडेंटिफाई किया है, सेम ही कारण है। और दूसरा ये मतलब इतना भी कोई इसमें सोशल एंगल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आप लोग पैसा जमा करवाते हो वहाँ पे, क्योंकि आप ही का पैसा है, सरकार नहीं दे रही है, ठीक है? सरकार डज नॉट गिव यू दी पेंशन, आप ही का है, जो आप ओवर द टाइम जितना आप जमा करते रहते हो उसके हिसाब से आपके पास में पैसा आता रहता है। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर पेंशन फंड, है ना? उसके बाद में सर्टेन एज के बाद में आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस इफ़ यू डाई तो आपके नेक्स्ट जो का स्पाउस है ना, उनको सेम अमाउंट ऑफ पेंशन। हाँ, वो प्योरली आपको उनका दूसरा एंगल है, वो कम होती है, वो 400-500 रुपये पर मंथ। नहीं, वो सबको मिलती है। नहीं, जो लोग बीपीएल फैमिली अलग अलग, ये कोई स्कीम लोकल गवर्नमेंट चलाती हैं, कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। हाँ, ये वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सर्टेन एज के बाद में कुछ स्टेट्स हैं कि अगर आप 90 ईयर से ऊपर हो गए तो चाहे आपकी इनकम जितनी भी है आपको आएगा ही आएगा, महीने का 700 या 500, इतनी ही अमाउंट है उसकी, ज़्यादा नहीं है, राइट? अदर देन दैट हमारे पास में और बहुत सारी स्कीम्स हैं, राइट? आइए बच्चे, तो आप जो लोग इसमें अंदर आप पैसा देते हैं, राइट, तो उस स्टार्टिंग के अंदर वो एक लायबिलिटी होती है, समझो इस बात को, क्योंकि पेंशन जो रेगुलेटर है विच इज़ योर PFRDA, हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती है, कहीं पे लगा देती है, नाउ इट्स देयर एसेट, तो वो एक लायबिलिटी को एक एसेट में कन्वर्ट कर देती हैं। इफ़ यू सी पॉइंट नंबर नीड फॉर ब्रॉडनिंग पेंशन अवेयरनेस के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कमेंडेबल इंक्रीज इन दी AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो यही मतलब है उस बात का कि उनकी मैनेजमेंट के अंदर कितने एसेट्स हैं, उनके हैं नहीं है बात की बात है, पर एसेट उनका ही है फिलहाल, राइट? इंक्रीज फ्रॉम ₹10 लाख करोड़ टू 11 लाख करोड़, और ये अगस्त 2023 से बहुत रिसेंटली जनवरी 10, 2024 का डाटा है, राइट? तो इतने कम टाइम के अंदर ये इतने मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है, ये 1 लाख करोड़ इसमें इंक्रीज आया है, राइट? इसकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है, इससे पहले जिस रेट पे ये ग्रो कर रहा था उससे ज़्यादा ग्रो हुआ है, इस वजह से ये अब न्यूज़ में हाईलाइट होगा। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर शायद ये ना आए क्योंकि बहुत रीसेंट टॉपिक है ये, राइट? आइए बच्चे, न्यूज़ ये बोलती है, अब ये आप कारण आप साथ साथ खुद ही बोलते रहना, दैट साउथ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द फोररनर और वी कैन से फ्रंट रनर इन NPS प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट्स, जिसके अंदर आपका NPS कॉर्पोरेट एंड ऑल सिटीजन्स कैटेगरी, सारी मतलब मोस्टली सारी कैटेगरीज के अंदर, राइट? साउथ इंडिया ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है, साउथ इंडिया में नंबर वाइज परसेंटेज वाइज वो लोग ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर रीजन ऑफ इंडिया। व्हाट कैन बी द रीजन? ठीक है, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट। ये वाला फैक्ट कहाँ से पढ़ा आपने? क्योंकि आई थिंक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर इसके ऊपर कमेंट आई थिंक नहीं है शायद, तो NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लेटेस्ट वही आया अभी, राइट? तो उसके अंदर इस टाइप की चीज, इस टाइप का आपको रीजन मिल जाएंगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब वो वाले सर्वेज आते हैं तो हम बस हेडिंग्स देख लें कि चल क्या रहा है इंडिया में, तो यहाँ वहाँ सही बोल रहे, यही रीजंस हैं, राइट? कि एक तो उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, हमने 1970s 80s वाले रिफॉर्म्स हैं उनके दौरान भी देखा था कि बर्थ कंट्रोल के जब रिफॉर्म्स लेके आए थे, राइट, दे आर मोर ओपन टू दैट काइंड ऑफ चेंज, राइट? सो सेम ही कारण रहेगा यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते। आइए बच्चे, फिर आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले PFRDA के ऊपर लिख लेते हैं, तीनों के ऊपर शॉर्ट में लिख लेते हैं ना। स्टैट्यूटरी बॉडी,
सेटअप अंडर PFRDA Act 2014. Next is comes under the jurisdiction of अरे पैसे का मामला है, फाइनेंस। अभी तो हमने AUM जैसे टर्म्स यूज करे हैं ना इसमें, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और ये सब। हाँ रहती है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, तो हाईलाइट कर लेना, और खासकर वो जिनको दूसरा अदरवाइज लगता था कि कोई और मिनिस्ट्री है। आप लोगों की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी गलत करने की। It had been established as OASIS, OASIS कैपिटल में। पहले OASIS बोलते थे इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। ओल्ड एज social and income security in 2003. नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चे, NPS की डाल लेते हैं। ये मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा सा इसमें सोशल एंगल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके ऊपर, राइट, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एक बार। और जो वो वाली किताब नहीं है पतली सी NCERT की, जिसके अंदर डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सोशल सिक्योरिटी का क्या नाम है उस बुक का? एक NCERT की बुक है, +1 +2 की बुक है, जिसके अंदर एक एक वर्ड के चैप्टर्स हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक यार, इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें आई थिंक एक चैप्टर इसके ऊपर भी है कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, है ना। बेसिकली किसी भी टाइप की सोशल सिक्योरिटी ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सरकार के साथ में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, राइट, कि आप अपनी कुछ चीज़ें गिव अप करते हो, है ना, और सरकार को देते हो, बदले में आप एक्सपेक्ट कर, डील है, सौदा, राइट, और आप क्या क्या गिव अप करते हो, अपनी इनकम में से एक चंक गिव अप कर दिया, राइट। आपने एक माचिस खरीदी फॉर एग्जांपल, यू परचेज्ड अ मैच स्टिक, है ना, आपने एक मैच बॉक्स परचेज कर लिया, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट 50 पैसे थी, लेकिन आपने एक रुपये में खरीदा, उस पर भी टैक्स आपने पे कर दिया। सो माचिस से लेके हर चीज़ पे आपने टैक्स पे किया है, और खुश होकर टैक्स पे किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि यू हैव गिवन अप समथिंग, यू ऑल्सो गिव अप सम ऑफ योर लिबर्टीज। आप हर जगह नहीं जाते हो, आप रूल्स ओबे करते हो, ट्रैफिक लॉज क्यों करते हो? आंट यू फ्री? मतलब चलान के डर से तो करते ही हो, बट इसके पीछे का साइकी सोचो, why do you do it, right, and why is it said that your freedom ends where mine starts? तो इसको इंश्योर कौन करेगा? आपको कहीं तो दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करने के लिए कहीं आपको अपनी फ्रीडम को गिव अप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ टेक्निकली यू ऑल आर फ्री, लेकिन यू आर नॉट दैट फ्री कि आप गाने चला लो अभी, राइट। हुआ क्या है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ में कि आप लोग स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे, राइट, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अगर आप स्टूडेंट की तरह करो तो मैं टीचर की तरह करूंगा, राइट। सो इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम चीज़ है आपकी काइंड ऑफ, पेंशन भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, राइट। आइए बच्चे आगे लिखते हैं, साइड पे नोट डाल के लिख सकते हो कि रीड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये काम आता है, सरकार कुछ भी क्यों कर रही है बंदों के लिए ना, तो वो यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है।
गांधी जी के ऊपर केस चला था एक सिडिशन केस, सेक्शन नए वाले में तो सेक्शन मुझे पता नहीं है, पर उस समय हाँ 124 सीआरपीसी का, राइट। तो वो सेडिशन केस था, तो वहाँ पे उन्होंने जज के सामने बोला था दैट इट, और इल्ज़ाम ये लगा था कि आपने ना भड़काऊ भाषण दिया है, स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अबाउट द गवर्नमेंट, राइट, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। गांधी जी का वहाँ पे कोट आया था दैट इट इज़ अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, राइट। सो जो आपका पॉइंट था कि सरकार अच्छा करना चाह रही है, नहीं है ऐसा, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाउंड ही है तो अच्छा कहाँ से कर रही है, तो कर रही है। हाँ, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना यार कि अच्छा अगर आप पुलिस वाले से हाथ देगा और वहां से सीएम की गाड़ी निकल रही होगी तो मैं रुक जाऊंगा। यू साइंड अप फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, तभी आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब गाली वाली देके बैठ जाते हो, यू डू नॉट प्रोटेस्ट ओवर इट। वो भी आप 4 लोगों में दे लोगे जो गाड़ी में बैठे है ना, यू वॉन्ट एक्ट ओवर इट। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जो अब मैं बोल रहा था कि जो आपने लिबर्टी गिव अप करी है वो ये है, अदरवाइज हु इज स्टॉपिंग यू। अभी करंटली इस देश के अंदर पुलिस और लोगों की जो रेशो है, पता ना आपको, 1:10,000 है। 1:10,000 फॉर लाइक 1 आर्म्ड पर्सन फॉर एवरी 10,000 पीपल। हु इज, मतलब कौन रेगुलेट कर रहा है सबको? एंड हेंस योर फेथ एंड रिलीजन, हेंस वो मेला इंपॉर्टेंट है। अगर उन लोगों के मन में नहीं होगा ना कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे भगवान जी सजा नहीं दे देंगे, है ना, अगर वो उनके मन में नहीं होगा तो वी डू नॉट हैव इनफ पुलिस, राइट। सो अच्छा है कि फेथ में लग के वो ये मैं अच्छे काम करूंगा, बढ़िया, तो आपके लिए पुलिसिंग आसान हो जाएगी। आप एसडीएम बनोगे तो आपके पास काम कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाना एक वो गुरुद्वारे वाले फंक्शन में भी चले जाना, मंदिर वाले में भी चले जाना, वहाँ भी चीफ गेस्ट बन जाना, इधर भी बन जाना, आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपका काम कंट्रोल का ही है, राइट। आइए लेट्स गो बैक टू द ऑब्जेक्टिव रियलिटी नंबर 2। एनपीएस के बारे में लिखते हैं बच्चे, है ना, थोड़ा सा अगेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। came into effect from January 2004, January 2004. Full stop. NPS was made available to all citizens from May 2009 एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, कॉमा, इन द एज ग्रुप of 18 to 65 years. एक यहां पे ना ब्रैकेट में लिख लो एनआरआईज, सॉरी ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड पीआईओज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कार्ड होल्डर्स, and HUFs, Hindu Undivided Families, are not eligible. ठीक है, अब इन एलिजिबिलिटी के 3 क्राइटेरिया हैं यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल।
और जिसके अंदर आपके पास में OCI, PIO, HUF एंड NRI, वो ये डाल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझ रहे हैं मैं क्यों लिखवाया ये? फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा सा। NPS इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 टियर्स। ये सारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। नंबर 1, टियर 1 अकाउंट, नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट बोलते हैं इसको। नॉन विड्रॉएबल, टियर 1 अकाउंट में नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तो। नॉन विड्रॉएबल का मतलब कि बाद में ही मिलेगा। सेकंड इज टियर 2 अकाउंट, वॉलेंट्री विड्रॉएबल अकाउंट, comma allowed only when there is an active tier 1 account. बच्चे डॉक्यूमेंट रिवीजन कब से करनी है हमने? 8 to 14, राइट? ठीक है। लास्ट लिख लीजिए, अटल पेंशन। अटल पेंशन योजना launched in May 2015. Comma, a universal social security system for all Indians. Social security system for all Indians. नेक्स्ट लिखिए एलिजिबिलिटी इसकी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया between the age between the age 18 to 40, 18 से 40, इसी के साथ में लिख लीजिए कॉमा, कॉन्ट्रीब्यूशंस नीड टू बी मेड फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। अगर बेनिफिट चाहिए आपको कि 60 साल की एज के बाद में आपको 1000 से 5000 की पेंशन आ जाए, तो वो कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हेंस दी 40 का एज लिमिट, राइट? नाउ यू गेट इट कि 60 के बाद तो मिलना है, इसलिए 40 आखिरी आपको मिनिमम 20 साल कंट्रीब्यूट करना ही है उसके अंदर। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ पेंशन ब्रैकेट में लिख लो, रेंजिंग फ्रॉम ₹1000 to 5000, is guaranteed to the spouse, ये लाइफ टाइम है बाय द वे, टू द स्पाउस
on death of the subscriber. है ना, एंड इन द इवेंट की दोनों की डेथ हो गई है, राइट, देन द होल अमाउंट नॉमिनी को चली जाती है, एंड इफ यू डू नॉट हैव अ नॉमिनी तो फिर आपकी अच्छी सरकार के पास, ठीक है, फिर वो उसको अपने पास रखेंगे. चलें जी आगे. IUCN ये फर्स्ट टाइम असेस हुआ है, बाय द वे, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज द हिमालयन वुल्फ. Very majestic creatures if seen from far. एक शॉर्ट स्टोरी है मेरे पास इस पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड, जिसके बाद में मतलब सो वी वर एक ट्रैक पे गए हुए थे, पार्वती वैली के बैक साइड पे ऊपर को जाता है एक वाटरफॉल के, देयर इज अ विलेज कॉल्ड पुलगा, उसके पीछे पीछे एक फेरी फॉरेस्ट है, और वो सही बोलते हैं कि रात मतलब आप नहीं जाओगे ना तो ठीक रहता है, राइट. एनीवे, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ना रात को ही ट्रैक डाउन करते हैं, और एक आगे स्पॉट पे हम पहुंचे हैं तो जैसी टॉर्च ऐसे लाइट मारी हमने तो सामने से ऐसे कुछ आइस चमकती हुई दिखी, एंड द लीडर स्टॉप्ड. मैं लास्ट में था, है ना, और बीच में 2-3 लोग और थे, और उसने मेरे को देखा कि पूछने के लिए कि कुछ दिखा क्या, एंड आई नॉडेड कि यस दिखा है. तो ऐसे लाइट मारी, वो नहीं दिखा, तो जब मैंने लाइट ऑन करी तो वो यहाँ पे था, एंड देन मैंने भी लाइट ऑफ करी. अब हम रुक गए सारे, हमें पता था कि तो शांत रहना पड़ेगा हमें. थोड़ी देर बाद लाइट मारी तो उसको वहाँ भी दिख रहा है, वो यहाँ पे भी दिख रहा है, एंड लेटर ऑन वी केम टू नो दैट दीज गाइज वर देयर. सर्दियों का टाइम था वो, या सो दीज आर मेजेस्टिक ओनली इफ दे आर फार अवे. इफ अगर ये तुम्हारे आसपास होते हैं, अभी भी मेरी थोड़ी सांस उखड़ रही है वो. not a good experience, right? So first time the species has been assessed, right, and vulnerable की कैटेगरी के अंदर डाला है IUCN के अंदर, राइट. तो हमारे लिए ये पर्टिकुलर स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या रेंज है इसकी वो इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड प्लस क्योंकि UPSC अब थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में जा रहा है, कुछ पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारे लिए साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर PCS वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम इंक्लूडेड. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में देखिए. सेकंड पॉइंट आप देखिए ऊपर, डिक्लेयर्ड वल्नरेबल के अंदर कि कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल विद जस्ट यहाँ पे इसकी एक नंबर भी गिवन है कि वल्नरेबल में क्यों है. एंड आपको मैंने IUCN रेड लिस्ट का पहले भी बताया था दैट एंडेंजर्ड के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, राइट, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग. कौन कौन सी 3 आती है बच्चे? हाँ, राइट, ठीक है. तो मतलब अब ये उस लिस्ट के अंदर ये आ चुका है, राइट. हिमालयन वुल्फ के अंदर आप देखेंगे हैबिटेट हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स, प्रिसाइसली यही मिले थे हमें ये. दे आर फाउंड इन हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स in the Himalayas and the Tibetan plateau, India, Nepal and China, right. अगर आप देख पा रहे हो तो स्नो लेपर्ड से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन स्नो लेपर्ड का एरिया बहुत ज़्यादा वाइड था, हमने उसका मैप देखा था. इनका हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स तक ही सीमित है, राइट. स्नो लेपर्ड्स का इनसे ज़्यादा है. लास्ट क्लास में किया था हमने, आई थिंक उससे लास्ट क्लास में किया था, राइट. बच्चे लेट अस, मेरे को थोड़ा सा आप बताइए थ्रेट्स टू हिमालयन वुल्फ. बाकी आप पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें. व्हाट आर द थ्रेट्स टू हिमालयन वुल्फ? आई एम सॉरी फॉर दैट. हाँ, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लिख लीजिए. कुछ कुछ तो बेसिक है, वहां तक तो आप पहुंच जाओगे. ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, आपने क्या बोला था बच्चे? भी हैबिटेट लॉस लिख लीजिए. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों IUCN ने जब रेड लिस्ट में डाला ना तो उन्होंने खुद से ही बोला, ये उन्होंने खुद भी बताया हुआ. और इसकी जैकेट नहीं अच्छी बनेगी इस फर की,
पोचिंग एंड हंटिंग, यस। सर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है? इनके हैबिटेट को, हैबिटेट लॉस में आ जाएगा। जब हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसमें से एक ये भी पॉइंट बनेगा। हाँ कहाँ बचे? अच्छा, इसके अलावा ना एक और है, मतलब इस टाइप की स्पीशी को जब प्रिजर्व करने की बात आती है ना, समझना इस चीज को, लोकल कम्युनिटी ना इतने ज्यादा हक में नहीं होती कि ये स्पीशीज को, इस टाइप की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए। वाई? डेंजर है, और उनकी जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो कम ही होता है वैसे, मैं बताऊं, दे आर ऑल्सो कि नहीं इनसे पंगा लो तो ठीक रहेगा, वो दूर ही रहते हैं, वो शाय क्रिएचर्स हैं ये एंड फॉक्सिस दोनों, राइट। बट ह्यूमन को सेंसिटाइज करने में ना कि इनकी प्रेजर्वेशन करनी है, वो इतना ज़्यादा, मतलब यू नो दे आर नॉट अटैच दैट मच। इसको कहा जाता है डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट, कि उस बंदे को उस स्पीशीज को बचाने की बात हो रही है जो आपका नुकसान करती है ना। दिस इज कॉल्ड डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट। लिख लीजिए इसको, डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट। डेप्रिडेशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ प्लंडरिंग, एन एक्ट ऑफ अटैकिंग। तो ये जो भेड़ बकरियां उनकी होती हैं, है ना, जिनको चराते हैं वो, या याक हैं, या आपकी इसके अंदर ना इनकी गिवन है इनका प्रे बेस, राइट। तो इनके ऊपर अटैक्स होते हैं और ये उन जानवरों पर अटैक करते हैं। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। सो डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट आपको बाकियों के साथ भी देखने को मिलेगा। जब हम एलिफेंट्स को बचाने की बात भी करते हैं ना, ये पर्टिकुलर एक पंगा बीच में से उठ के आता है। हालांकि एलिफेंट इज अ रेवर्ड एनिमल, है ना, सेम गोज फॉर द मंकी, बट रेस्ट ऑल आर वर्मिन फॉर देम, राइट। तो उनको कन्विंस करना कि एक ऐसी स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए हमने स्टेप्स उठाने हैं जो आप ही की भेड़ बकरियों को, आप ही के जानवरों को, है ना, ग्रेजर्स को, आप ही के ग्रेजर्स को अटैक कर रही है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट। यू कैन यूज दिस टर्म वेर एवर यू वांट टू यूज, इसके अलावा भी, राइट। है ना, वो सिखिज्म में था ना कि वो, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट वॉरियर, कि वो दूसरों के घायल सैनिकों को भी पानी पिला रहे थे, है ना। हाँ, सो व्हाट इज दैट? वो मुद्दा क्यों है, वो हमें क्यों पता है? वाई इज दैट? वो प्रोपोगेट क्यों हो रहा है, हमारे तक क्यों पहुंच रही है वो बात? बिकॉज इट हाईलाइट्स दैट डिस्पाइट द ये डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट, राइट। सो दैट इज द डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसे इंसान के साथ में आपने सही से करना है, ऐसी स्पीशीज के साथ में सही से करना है जो हो सकता है आपका नुकसान करे, राइट। दिस इज कॉल्ड द डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट, और हाईली रेवर्ड होती है ये बात, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा एक और पंगा भी है, दैट नाउ दे हैव हाइब्रिडाइज्ड विद डॉग्स। लिख लीजिए इसको, हाइब्रिडाइजेशन विद डॉग्स। ये वहां पे आपको इनर विलेजेस में आपको हिमाचल के देखने को मिलते हैं ये, कि आपको लगते हैं कि ये वुल्फ जैसे हैं ये, और वो हाइब्रिड्स होते हैं। एंड मेन पॉपुलेशन के ऊपर फिर नुकसान होता है इस चीज़ का। कैसे होगा मेन पॉपुलेशन के ऊपर नुकसान? अगर हाइब्रिड वुल्फ्स आ जाएंगे तो कंपटीशन, एज सिंपल एज दैट, कंपटीशन। सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, एक अलग टाइप ऑफ हाइब्रिड ब्रीड आ गई है, राइट। इसके ऊपर एक और डिबेट चल रही है बाय द वे, हो सकता है आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये आए। दे वांट टू डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर वुल्फ एज अ सेपरेट स्पीशीज, एक अलग स्पीशीज की तरह डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इसको। अदरवाइज इट इज वुल्फ विच इज इन हिमालयस, हेंस द हिमालयन वुल्फ, राइट। बट हिमालयन वुल्फ अपने आप में एक स्पीशीज नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि ये स्पीशीज भी बन जाए। तो हेंस अभी कंजर्वेशन एफर्ट आया है। मे बी आने वाले टाइम के अंदर आपको दिखे कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज को अलग से स्पीशीज के लिए भी कुछ हो जाए इसमें। बच्चे एक और पॉइंट लिखिए आप। हाँ, दिस इज द हिमालयन वुल्फ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, बिकॉज इसके पास हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। एंड इफ यू कैन सी, दिस इज द ए इन AI, हेंस यू कैन सी। बच्चे ये क्वेश्चन आया था अभी इसी साल, मतलब द लास्ट प्रीलिम्स,
इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के ऊपर एक सवाल आया था, राइट? तो वो इसी टाइप के टॉपिक से उठते हैं सवाल ये वाले। IUCN को अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे, इसमें IUCN इज द आंसर, राइट? सारी चीजें ऑलमोस्ट IUCN की कवर हो गई है, एक रह गई है, वो लिख लेते हैं हम। IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज रेड लिस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। इट्स कॉल्ड द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। हेडिंग डाल लीजिए, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। इसमें लिखिए, द रेड लिस्ट इंक्लूड्स द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, comma, which assesses the recovery of the species, which assesses ASSESSES, which assesses the recovery of the species populations and measures their conservation success. लिख लीजिए, देयर आर 8 ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज। मतलब अगर सवाल आएगा तो इसी के ऊपर आएगा, इन्हीं में से कुछ पूछ सकते हैं। 8 ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज। लिस्ट बना लो। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, critically depleted, largely depleted, moderately depleted। ये देख रहे हो कितने कन्वीनियंट वर्ड है समझने के लिए। ऐसा लग रहा है दो टीनेजर्स बात कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट इज स्लाइटली डिप्लीटेड, ये कैटेगरीज हैं है ना, इसमें एक जरा सा डिप्लीटेड भी होना चाहिए कैटेगरी। कॉमा, फुली रिकवर्ड, कॉमा, नॉन डिप्लीटेड, लास्ट एक रहेगी ना, इनडिटर्मिनेट, INDETERMINATE। ठीक है बच्चे, इस टाइप से सवाल आते हैं। देखो इसमें IUCN में ये एक ये पर्टिकुलर चीज पेंडिंग रह गई है, ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ कवर हो गया है। रेड लिस्ट समझ में कैसे, समझनी कैसे, वो भी हो गया है। कितनी कैटेगरी, सारे टाइप के सवाल आ गए हैं। एक ये बचा हुआ है IUCN का, राइट। और फिंगर्स क्रॉस कि किसी एक में आ जाए। ये न्यूज़ तो पहुंच गई होगी सब तक, है ना, कि रिड्यूस स्नोफॉल है। इसके क्या मेजर कारण है बच्चे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं विद सर्टेन स्टैट्स ऑल्सो, राइट। अभी हम जो लास्ट के कुछ टाइम में एक्टिविटी करेंगे, इसके बाद विल जस्ट गो। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या मतलब है इस बात का? टेक योर टाइम, कैटेगरीज बनाओ इसकी, रैंडमली मत करो। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस स्नोफॉल? ठीक है, मतलब वी कैन कॉल इट कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, एब्लेशन ज़्यादा होगी। ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये उसका फर्दर इम्पैक्ट हो गया। देखो अभी फिलहाल बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा इमीडिएटली, इट इज़ जस्ट अ सीजन की, इस साल बर्फ नहीं आई है। वाटर स्कार्सिटी होगी। क्यों वाटर स्कार्सिटी होगी? हाँ, ग्राउंड वाटर चार्ज नहीं होगा इनका। ठीक है जी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। कैसे?
टूरिज्म पे आ गया, ठीक है। तो मतलब अगर जब हम टूरिज्म पे लिखेंगे तो हम फर्दर उस पे डाल देंगे। और अब देखो बिल्कुल से और बताओ। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, एल्बिडो पे फर्क पड़ेगा। और बताइए। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आएगा, अब आना चाहिए, मतलब इफेक्ट आएगा। और सोचो। सर वहाँ के जो भी एनिमल्स और सर टेम्परेचर में भी फर्क पड़ेगा इससे, अगर स्नोफॉल मतलब naturally हो रहा है तो वहाँ की जो मतलब वेजिटेशन और एनिमल्स हैं तो उनकी ठीक है, वो तो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न में और वाइल्ड लाइफ वाले उसके पॉइंट में वो आई थिंक सबस्यूम हो जाएगा। हाँ, उसमें आ जाएगा। और बताओ, अगर वो नहीं, पानी नहीं होगा एक्स्ट्रा, तो हम इस एरिया के अंदर हमने हिमालयन बेल्ट के अंदर वो बहुत किया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, राइट, है ना। ऐसा सब कुछ होगा। जितने भी आपने पॉइंट्स बोले ना बच्चे, इसको हम शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपका टूरिज्म वाला जो पॉइंट है, इट विल फॉल अंडर योर शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन, है ना। और जो ग्राउंड वाटर चार्ज करने वाला पॉइंट और क्रॉपिंग पैटर्न वाला पॉइंट है, ये हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर आएगा। तो फिर कश्मीर में ग्राउंड वाटर होगा। हाँ बच्चे, इसके पॉजिटिव भी होंगे। इसके पॉजिटिव देखो, तुम यूपीएससी वाले हो, किसके नहीं है। हाँ हाँ, इन्वायरमेंट वो गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, कम पोल्यूशन होगा। लोग रह पाएंगे वहाँ पे, कौन से लोग? मतलब बिजनेस एक्टिविटीज हैबिटेबल हो प्रमोट जाएगा होंगी। तो अगर स्नो पड़ बिजनेस एक्टिविटीज प्रमोट होंगी। ओह ग्रेट पॉइंट, कैसे? सर क्योंकि स्नो नहीं है, सो नेविगेशन इजी हो जाएगी। अच्छा। ऑल ओवर मतलब फुल ईयर। नहीं, वो एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज वैसे भी नहीं लगा रहे हैं। नहीं पर जैसे स्नो पड़ती है तो वहाँ पे काफी टाइम के लिए सब कुछ बंद हो जाता है तो अगर स्नो नहीं पड़ेगी तो फिर वो वो बंद चलता नहीं रहेगा करेंगे। नॉर्मली जैसे मार्केट्स हो गई छोटी, हाँ जी। चाहे लोकल मार्केट्स मान लो चाहे। लाइफस्टाइल डेली का जो मतलब वैसे जाएगा चलता रहेगा। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा कि जबरदस्ती वाले पॉइंट्स हैं ये, फायदे के, है ना। सर वो पॉजिटिव्स की बात हो रही वही मैं कह रहा हूँ कि तुम निकाल तो लोगे ही, बट ये नेचर से छेड़छाड़ है ना। इट्स एन एनॉमली, राइट। लिख लें इसको, इम्प्लीकेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म चाहे तो ऐसे साइड पे डिवाइड कर लो या फिर जैसे भी आपको करना है। शॉर्ट टर्म लिख लेते हैं पहले। टूरिज्म डाउनटर्न, जहां जहां डिसएग्री करोगे बता देना। टूरिज्म डाउनटर्न, ये आप ही के पॉइंट्स हैं वैसे। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स। फॉरेस्ट फायर्स एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट, इसमें ही आप सब पॉइंट्स डाल सकते हो, वो वाले जो इन्होंने पॉइंट बोले थे। क्योंकि ये कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड एप्पल एंड सैफरन यील्ड्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, यील्ड रिड्यूस हो जाएगा, और ये होता भी है। क्योंकि विंटर क्रॉप जो इस एरिया में लगती है उसको स्टेडी मॉइस्चर चाहिए होता है, स्टेडी मॉइस्चर, एकदम स्टेडी मॉइस्चर, राइट। सो दैट इज फ्रॉम स्नो मेल्टिंग ओनली, राइट। तो स्नो नहीं है तो स्टेडी मॉइस्चर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि विंटर क्रॉप्स जो हैं, हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर रिड्यूस्ड यील्ड्स और लॉन्ग टर्म के अंदर फिर आपको क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज होगा, राइट। दिस इज द वे टू गो। और लॉन्ग टर्म में लिख लीजिए ओह ग्रेट पॉइंट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे पर बताओ। वही सर, अभी जैसे जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं वो स्नो कहीं ना कहीं मतलब
यस, नए रूट्स खुलेंगे। सर वो तो जो ऑलरेडी स्नो है वो तो रहेगी ना वहाँ पे, जो हाँ, जिस वजह से इनएक्सेसिबल है वो तो रहेगी। दैट्स वाई द टर्म रिड्यूस्ड, कि अब रिड्यूस्ड स्नो है तो मतलब समवट इजी हो गया। अभी आई थिंक आप लोग ही बोल रहे थे, वाला पॉइंट है ना कि शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, उसमें इनएक्सेसिबल हो जाती। हाँ तब तो अब नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पर, स्ट्रेटेजिक मीन्स सिक्योरिटी है ना अरमान, वही बोल रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? अब ये आप डिसाइड करोगे, डिपेंड करेगा सेंटेंस फॉर्मेशन पे। न्यूट्रल है वैसे, हाँ आर्मी है वो, अदरवाइज स्पीकिंग, अदरवाइज न्यूट्रल है वो, अदरवाइज कुछ नहीं है। जिस एरिया की तुम बात कर रहे हो अभी भी गार्डेड ही है। एंड अब वैसे भी वॉरफेयर जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर खत्म हो चुका है मोस्टली, मतलब हमें लगा था ये, फिर यूक्रेन हुआ, फिर इजराइल हुआ, फिर अब फिर से कन्वेंशनल वॉरफेयर, अब फिर से डिफेंस के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर खर्चा जस्टिफाई होगा वंस अगेन, कि हमें तो चाहिए ही है, राफेल के बिना कैसे चलेगी कंट्री, राइट। डाइग्रेस मत हो, वापस आ जाओ, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देख रहे थे। अरमान सोचना पड़ेगा उसको किस तरीके से, किस एंगल पे जाना है, डिपेंड करता है सवाल क्या है। दोनों तरफ से, वो भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हो, दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स एकदम वैलिड हैं, डिपेंड करेगा कहाँ यूज करना है। इसीलिए मेरे को ये यूपीएससी वालों पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता। तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, तुम कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो। हमारा काम है क्योंकि ये करना, आप तोते हो ना सरकार के, यू आर द पैरट्स, जो सरकार बोलेगी आपको वो करना है, आप इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूटिव में जाओगे आप। यू आर नॉट गोइंग इन द लेजिस्लेचर, यू आर गोइंग इन द एग्जीक्यूटिव, वन हु एग्जीक्यूट्स वट एवर द गवर्नमेंट सेज। गवर्नमेंट विल से लाठी चार्ज करो तो करना है, राइट। यू आर द एग्जीक्यूटिव्स। नारे आपके खिलाफ नहीं लगते, नारे सरकार के खिलाफ लगते हैं, हाउएवर डंडा आपके हाथ में होता है। क्या कारण है उसका, है ना, दिस इज द रीजन। आइए बच्चे, लॉन्ग टर्म में रिड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, एक्सक्यूज मी, ग्लेशियर मेल्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई चैलेंज, ठीक है बच्चे। टॉपिक नंबर 7 एक बार आप खुद से पढ़ लेना, इसमें कोई डाटा देने वाला है नहीं। दिस वाज अ टॉपिक टू गिव यू अ ब्रेक, कि लिखने से ब्रेक मिलेगा, तो अब तो ब्रेक ही है आपकी, तो ये पढ़ लेना। इसके अलावा लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं, इसमें से एक टॉपिक को आई वुड लाइक टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। टॉपिक नंबर 8, 9 वाला आप देख सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। डिक्लाइन हुई है कोई रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है, उसके कुछ वो चेंजेस आए थे उसके अंदर रिसेंटली। उस चेंजेस को स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट डली थी, जो कि डिक्लाइन हुई है, तो हमारे लिए चेंजेस पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ऑनलाइन बच्चों के आंसर्स, दे आर जेन्युइनली वेरी नाइस, दे आर एट पार। जो यूपीएससी के टॉप रैंकर्स के आंसर्स होते हैं, टॉप 200 वाले, उनकी अच्छी खासी चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन वालों को कूडोज टू यू, एंड आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सारे ही कंपटीशन है आपका, है ना, और नंबर 1 कंपटीशन आप लोग खुद हो खुद का, तो ट्राई टू बी बेटर देन येस्टरडे, राइट। तो अगर किसी ने एक भी नहीं लिखा है, कंसीडर दिस डे 1, राइट, एंड स्टार्ट डूइंग इट। आई शुड सी लॉट ऑफ आंसर्स, और ऑनलाइन वाले रेगुलर भी बहुत है आंसर्स को लेके, राइट, एंड दे राइट बोथ दी क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स बहुत वेल आर्टिकुलेटेड होते हैं। एंड नाउ फॉर सम, उनको मैंने मेल में मेंशन भी किया है, आई विल बी शिफ्टिंग टू अ वेरी हार्श मार्किंग नाउ फॉर देम। आपके लिए अभी वही लीनियंट चलेगी कि कर सकते हो, देख लो टाइप्स। तो इफ़ यू वांट कि नेक्स्ट स्टेप आप लोग भी, आपके साथ भी नेक्स्ट स्टेप में आया जाए, तो इम्प्रूव योर क्वालिटी एंड स्टार्ट गिविंग आंसर्स, राइट। ऑल राइट, थैंक यू ऑनलाइन, ठीक है बच्चे, थैंक यू। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है, इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now.
लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहां पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।